हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विस एक्सप्रेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटेलिजेंस टॉपिक का पार्ट 3। इस पार्ट से पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उन दोनों की वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड है। फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट किया था डेफिनेशन एंड साइकोमेट्रिक अप्रोच। सेकेंड पार्ट में हमने कंप्लीट किया था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इस थर्ड पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, दैट मीन्स कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, कल्चरल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जो जनरली लोगों के द्वारा इंटेलिजेंस समझी जाती है। मतलब जिस व्यक्तियों को पब्लिक के द्वारा इंटेलिजेंट कहा जाता है वो व्यक्ति जनरली कॉग्निटिव इंटेलिजेंस में अच्छे होते हैं, ना कि सारी इंटेलिजेंस में। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस क्या होती है वो हम समझेंगे, लेकिन जनरल जो इंटेलिजेंस होती है पब्लिक के माइंड्स में वो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस ही होती है, ना कि बाकी इमोशनल, सोशल या कल्चरल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की जनरल टर्म्स में कि वो व्यक्ति जो चीज़ों को समझ सकता है, अंडरस्टैंड या परसीव कर सकता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ऐसा व्यक्ति कॉग्निटिवली इंटेलिजेंट व्यक्ति है। डेफिनेशन देखें, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस रेफर्स टू मेंटल एबिलिटीज एंड प्रोसेसिंग, मेंटल एबिलिटीज एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग इन लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो दिमाग की वो चीज़ें, शक्तियाँ और प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होती हैं चीज़ों को लर्न करने में, समझने में और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, डेट इज कॉग्निटिव इंटेलिजेंस या जनरल इंटेलिजेंस। इस इंटेलिजेंस को करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए? उसके लिए हमारी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, हमारा रीजनिंग अच्छा हो, हमारे लॉजिक्स अच्छे हो, वी आर गुड विथ फैक्ट्स, वी आर एबल टू परसीव थिंग इफेक्टिवली, that means we have good perception, we have good attention or arousal. And third and last thing is we have language comprehension. We have reasoning, we have logic, we have memory, we have perception, we have attention and language comprehensions. All these skills combined make an individual cognitively intelligent. जो इंटेलिजेंस जनरल टेस्ट की जाती है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जो टेस्ट की जाती है वो टेस्ट की जाती है IQ टेस्ट के थ्रू। IQ टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट। इस IQ का फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। वो फॉर्मूला क्या है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है? वो चीज़ें IQ क्या होता है हम प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जो होती है किसी भी इंसान की, वो टेस्ट होती है IQ के थ्रू, ना कि कंप्लीट इंटेलिजेंस टेस्ट होती है, सिर्फ कॉग्निटिव इंटेलिजेंस टेस्ट होती है IQ के थ्रू। अब जो ये कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है इसको फर्दर डिवाइड किया गया 2 कैटेगरीज के अंदर में। पहली है फ्लूइड इंटेलिजेंस, मीन्स तरल इंटेलिजेंस, और सेकंड इज क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस और समवॉट इंटेलिजेंस दैट इज परमानेंट। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड का मतलब ये है कि वो व्यक्ति पानी की तरह है, आप समझे कि उसके सामने कैसे भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाए जिसका कोई तर्क तट नहीं है, जो कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो व्यक्ति ऐसी इंफॉर्मेशन से भी काम की चीज़ निकाल लेगा और ऐसी इंफॉर्मेशन से भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, दैट इज फ्लूइड इंटेलिजेंस। और सेकंड इज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये कि वो व्यक्ति जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से या अपने जो पास्ट इंफॉर्मेशन उसने एक्यूमुलेट करके रखी है उसके बेसिस पे वो नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। फ्लूइड वाला जैसे इन्वायरमेंट ने इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को। और जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस या दिमाग के अंदर ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस रेफर्स टू वंस एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड फाइंड सॉल्यूशन ऑन द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, पहली बार में वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का मतलब है कि रेफर्स टू द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दैट हैज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड प्रायर इन्फॉर्मेशन। मतलब जो एक्सपीरियंसेस से और आपकी प्रायर इन्फॉर्मेशन से उससे जो आपको नॉलेज मिला है आप उसके थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। ये क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस दोनों मिलकर बनाती है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। अगर कोई व्यक्ति कॉग्निटिवली इंटेलिजेंट है दैट मीन्स उसके पास ये दोनों टाइप्स की इंटेलिजेंस प्रेजेंट है। अब
इन सारी इंटेलिजेंस तो देखेंगे, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, कल्चरल, इनमें भी थियरीज हैं। जैसे हमने जनरल नॉर्मल इंटेलिजेंस में हमने थियरीज देखी थी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, साइकोमेट्रिक। इन कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब में भी थियरीज है। अलग अलग ऑथर्स ने इन इंटेलिजेंस को अपने हिसाब से डिफाइन किया है। सबसे पहले आती है जीन पिगेट की थियरी ऑफ कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। जीन पिगेट की थियरी बोलती है कि जो इंटेलिजेंस होती है वो इंसान में जब वो पैदा होता है तब से स्टेजेस में डेवलप होती है। इट्स नॉट समथिंग दैट इज इम्प्लांटेड सिंस द बर्थ और प्रेजेंट सिंस द बर्थ। ये इंसान की जैसे जैसी उम्र बढ़ती है, उसका तजुर्बा बढ़ता है, वैसे वैसे ये स्टेजेस डेवलप होती है। इंटेलिजेंस डेवलप्स थ्रू अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेजेस एज चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं स्टेजेस के अंदर में, बच्चों के अंदर, ये उनके थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस है। ऐसा नहीं कि जैसे उम्र बढ़ती गई तो हम जो एक्यूमुलेशन ऑफ ज्ञान हुआ उसको हम इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, नहीं। उम्र के साथ में जो उनको एक्सपोजर मिला, जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली, उससे उनके थिंकिंग पैटर्न में जो बदलाव आया, हम उसको जज कर रहे हैं इस थियरी के थ्रू। These stages are characterized by qualitative changes in the thinking pattern. जो थिंकिंग पैटर्न में क्वालिटेटिव चेंजेस हो रहे हैं उसको देख रहे हैं, rather than the simply a gradual accumulation of knowledge. ठीक है, जीन पिगेट थ्योरी के अंदर 4 स्टेजेस बताए गए हैं, बच्चे जिसके थ्रू गुजरते हैं और उनके अंदर अलग अलग चीज़ें डेवलप होती है। सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ये बच्चे के पैदाइश से लेके उसके 2 साल की उम्र तक ये चीज़ स्टेज रहती है, और इस स्टेज के अंदर बच्चा अपने सेंसेस, सेंसरी मोटर मीन्स सेंसेस और मोटर एक्शन से चीज़ों को समझता है। सेंसेस मीन्स सूंघने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ये जो सारे सेंसेस है इनसे ये चीज़ों को समझता है। सेकेंडली मोटर एबिलिटीज़, मोटर मीन्स चीज़ों को चल के, हाथ हिला के, पैर हिला के ये चीज़ों को महसूस करता है और इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। सेकेंड स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, डेट इज़ जब बच्चा 2 साल से लेके 7 साल की उम्र में होता है तब ये स्टेज वर्क करती है, डेट इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चा सिम्बॉलिकली सोचता है। सिम्बॉलिकली का मतलब है कि जैसे हम ABC है तो ये बच्चा पहले सिंबल्स को समझता है। ये A है तो ये कुछ ऐसा सिंबल है और इसमें बीच में डंडी है, और ये B है, ये C है, इनके अभी तक ये सिंबल्स को समझेगा, ठीक है। और धीरे धीरे लैंग्वेज को यूज़ करना सीखेगा, मतलब वो प्रोनाउंस करना सीखेगा कि दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड ए, दिस इज़ एप्पल। वो पहले सिंबल्स को समझता है और फिर उसके साथ में लैंग्वेज को एसोसिएट करके चीज़ों को समझना स्टार्ट करता है। इस उम्र में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब है कि वो अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है, वो अपने मतलब को देखता है, वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाता है, ठीक है। और ये इस उम्र के अंदर बच्चा सेंट्रेशन की जो टेंडेंसी है उसको एग्जिबिट करता है। सेंट्रेशन का मतलब है कि बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को एक ही एस्पेक्ट से देख पाता है। हमने हाथी की कहानी सुनी होगी जो बुद्ध से रिलेटेड होती है कि जब अंधे व्यक्ति को हाथी को टच करने के लिए दिया जाता है तो हाथी के एक एस्पेक्ट को देख के वो पूरी उसकी नेचर को समझने की कोशिश करता है। कोई सूंड को पकड़ता है तो उसको लगता है कोई रस्सी है, कोई पैर को पकड़ता है उसको लगता है कि ये कोई दीवार है या पिलर है। वैसे ही बच्चे एक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो सारे पर्सपेक्टिव को अभी तक समझने के काबिल नहीं बन पाते। थर्ड थिंग इज़ वो कंजर्वेशन टास्क होते हैं, वो उनके लिए बड़े चैलेंजिंग होते हैं। कंजर्वेशन टास्क इन द सेंस कि जब भी चीज़ों को वॉल्यूम के बेसिस पे या मास के बेसिस पे डिवाइड करना होगा तो वो कर नहीं पाते हैं। जैसे आप एक बकेट ले लो और उसमें से उसको बच्चे को बोलो कि सारी ग्लास जितनी भी है उनमें बकेट का पानी इक्वली डिवाइड कर दें, तो बच्चा इन सारे टास्क को कर नहीं पाता है। उसके अंदर कंजर्वेशन टास्क उसके लिए चैलेंजिंग होते हैं, ठीक है। ये होती है प्री ऑपरेशन स्टेज 2 से 7 साल के बच्चों के बीच में। नेक्स्ट स्टेज आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 साल के बच्चों के लिए होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस उम्र तक आते आते बच्चे लॉजिकल रीजनिंग की स्किल्स सीख जाते हैं, मतलब फैक्ट के साथ में तर्क करना सीख जाते हैं, ठीक है। और चीज़ों को मेंटली मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं, मतलब इफ़ दे आर प्रेजेंटेड विद अ सिंगल आइडिया ना, उस सिंगल आइडिया, सिंगल इन्फॉर्मेशन से मल्टीपल आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं।
ठीक है, उनके अंदर वो जो पीक क्यूरियोसिटी होती है वो इस समय में डेवलप होती है, क्योंकि वो मेंटली चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। दे डेवलप लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स एंड कैन मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स मेंटली। जो कंजर्वेशन वाली प्रॉब्लम्स थी, कंजर्वेशन टास्क वाली प्रॉब्लम थी, वो अब सॉल्व हो जाती है, वो कंजर्वेशन को समझना स्टार्ट कर देते हैं। और जो ईगो सेंट्रिज्म होता है, जो खुद के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने वाली जो टेंडेंसी होती है उनके अंदर, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। ईगो सेंट्रिज्म डिमिनिशेस, और वो लोगों के पर्सपेक्टिव को, लोगों के व्यू पॉइंट्स को समझना स्टार्ट करते हैं। वो सोसाइटी के साथ एडजस्ट होना स्टार्ट करते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है, मतलब विचारों को कुछ भी विचार बना देना, वो अभी तक उनमें लिमिटेड होती है। मतलब हाइपोथेटिकली सोच पाना उनके अंदर कैपेसिटी लिमिटेड होती है, डेवलप होती है, लेकिन उनकी पीक डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। वो होती है लास्ट स्टेज के अंदर, जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। वो 11 साल से जब बच्चा ऊपर हो जाता है, एडल्ट एज में धीरे धीरे पहुंचने लगता है, ये स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इस बच्चे के अंदर जो 11 साल की एज को पार कर लेता है बच्चे, वो एब्स्ट्रैक्टली सोचना स्टार्ट कर देता है, हाइपोथेटिकली सोचना स्टार्ट कर देता है, वो मनगढ़ंत कहानियाँ बना सकता है। ठीक है, ये स्टेज होती है एडल्ट से लेके एडोसेंट वाली जो स्टेज होती है, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इस स्टेज के अंदर बच्चा जो उसके एनवायरनमेंट में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट करता है। डेट मीन्स जो इंटेलिजेंस का रियल पैरामीटर्स है वो यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट होता है, जब वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, एक प्रॉब्लम्स के मल्टीपल सॉल्यूशंस जनरेट कर सकता है, और इन सारे प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व करता है, लॉजिक और फैक्ट्स के साथ में सॉल्व करता है, नॉट जस्ट लाइक इन अ किडिश वे, जो पता है ना बच्चे की तरह नहीं सॉल्व कर रहा है वो, नाउ ही इज सॉल्विंग थिंग्स लाइक एन एडल्ट। ठीक है, डील विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड रीजन लॉजिकली यूजिंग फॉर्मल लॉजिक। यहाँ पे कंप्लीट होता है जीन पिगेट की थियरी। जीन पिगेट की थियरी के अंदर 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, इस पूरी थियरी के अंदर पिगेट ने जो बच्चों को देखा है जिस नज़रिए से, वो देखता है कि बच्चे अपने इंटेलिजेंस को डेवलप करने में एक्टिव रोल प्ले करते हैं। डेट मीन्स वो अपने इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंस उनके अंदर बचपन से डाल दी गई है। जैसे जैसे एज होती है और वो चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं, उनके थिंकिंग पैटर्न्स डेवलप होते हैं, वैसे ही बच्चों की इंटेलिजेंस डेवलप होती है। तो हर एक बच्चे की इंटेलिजेंस का लेवल अलग होता है डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर थिंकिंग पैटर्न्स। इस उम्र के अंदर बच्चे जो मेंटल फ्रेमवर्क बना लेते हैं, दिमाग के अंदर चीज़ों को सॉल्व करने के तरीके बना लेते हैं, वो जीवन भर तक उनके ब्रेन में रहते हैं, उनकी मेमोरी में रहते हैं। तो जब भी सिमिलर इन्फॉर्मेशन से वो एक्सपोज होते हैं, तो बच्चे अपनी जो बचपन में इस एज के अंदर, स्टेजेस के अंदर जो चीज़ें डेवलप की गई है, मेंटल फ्रेमवर्क्स या मेंटल स्कीमास बोलते हैं, जो डेवलप किए गए हैं, उनको यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं, दे बिहेव चाइल्डिश, क्योंकि उन्होंने उस वक्त में जो स्कीमास डेवलप किए थे वो चाइल्ड के अकॉर्डिंगली किए थे, उन्होंने एडल्ट एज में आने के साथ में उसको चेंज नहीं किया, मैनिपुलेट नहीं किया, इसलिए वो आज भी चाइल्डिश बिहेव करते हैं। ठीक है, ये मेंटल स्कीमास डेवलप होते हैं जो फ्यूचर में इंसान के लिए काम आते हैं। सो विद दिस वी आर डन विद कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट आता है सोशल इंटेलिजेंस। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के अंदर हमने देखा कि इंसान प्रॉब्लम्स को कितने अच्छे से सॉल्व कर पा रहा है, लॉजिक्स और रीजंस को कितना अच्छे से यूज़ कर पा रहा है। सोशल इंटेलिजेंस में हम देखते हैं कि वो व्यक्ति समाज के साथ में और समाज में स्थित लोगों के साथ में किस तरीके से डील करता है, और समाज की जो सिचुएशन है, समाज का जो एनवायरनमेंट है, सोसाइटी का एनवायरनमेंट जो है, उसके साथ में अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है। डेट इज़ द पार्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन: सोशल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड नेविगेट सोशल सिचुएशंस इफेक्टिवली। मतलब उसके अंदर एबिलिटी है सामाजिक चीज़ों को समझने की, समाज में जो परिस्थितियाँ उसको समझने की और उसको इजीली नेविगेट करने की। ठीक है, इन सारी चीज़ों को इफेक्टिवली नेविगेट करने के लिए, सोशल सिचुएशंस को इफेक्टिवली नेविगेट करने के लिए इंसान के अंदर कुछ स्किल्स चाहिए, ताकि जो समाज में लोग स्थित हैं उनके साथ में वो अच्छे से रिलेशनशिप मैनेज कर सके और बिहेव कर सके।
फर्स्ट स्किल क्या होगी? एम्पैथी। मतलब आपके अंदर क्षमता है कि आप सामने वाले के विचारों को समझो, उसके दर्द को समझो, उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, उस चीज़ों को समझ पाओ। यू आर एम्पैथेटिक टूवर्ड्स द अदर पर्सन। सेकेंड थिंग इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आप अच्छे से इफेक्टिवली किसी और व्यक्ति के साथ में या व्यक्तियों के साथ में कम्युनिकेट कर पाओ, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाओ। थर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यू लिव इन अ सोसाइटी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होना इनएविटेबल है। आपके विचारों का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या किसी और वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाओ, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर पाओ, एक कॉमन ग्राउंड पर पहुंच पाओ। आप समाज में स्थित लोगों के साथ में या समाज के साथ में कोऑपरेट कर पाओ, बिकॉज विदाउट कोऑपरेशन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी। तो कोऑपरेशन एंड एम्पैथी आर द कोर वैल्यूज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोसाइटी एंड फॉर एन सोशली इंटेलिजेंट पर्सन। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशल अवेयरनेस। मतलब आपको पता होना चाहिए कि समाज में हो क्या रहा है, समाज है क्या, समाज किन मूल्यों पे चलता है, और समाज में रहने के लिए कैसा आचरण जरूरी है, कैसा बिहेवियर जरूरी है। दीज ऑल स्किल्स मेक यू अ सोशली इंटेलिजेंट पर्सन। ऐसे जो व्यक्ति जो सोशली इंटेलिजेंट होते हैं, वो व्यक्ति सोसाइटल क्यूज़ को समझ पाते हैं। क्यूज़ का मतलब है सोसाइटी अगर उन्हें कुछ भी हिंट देती है, सोसाइटी में कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को हिंट से ही, संकेत से ही समझ लेते हैं। उनके लिए एलोब्रेशन ज़रूरी नहीं है, उनको समझाना ज़रूरी नहीं है, वो सोशल क्यूज़ को समझ सकते हैं। वो अपने रिश्ते अच्छे से निभा सकते हैं और जैसी परिस्थिति हो, जैसा सोशल कॉन्टेक्स्ट हो, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जनरली समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है। नेक्स्ट आता है सेम एज यूजुअल द थियरीज ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। थियरीज जो होती है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको 2 मार्कर पूछेगा तो सिर्फ डेफिनेशन पार्ट से पूछ लेगा। आप कोई भी एक ऑथर की कोई भी एक डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, लेकिन आपको जब थियरीज पूछी जाती है वो जनरली 5 मार्कर में पूछी जाएगी और आपको एग्जैक्ट जो थियरीज है वो लिखना है रेदर देन द मेड अप थियरीज, और उनको सिंप्लीफाई करके लिखना है। आपको जैसी है वैसे ही उसको प्रेजेंट करना है। अगर आपको ये जो 20 मार्कर वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके अंदर मार्क्स लाने हैं तो इसमें आती है पहली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरीज। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी प्रीवियसली जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरीज पढ़ी थी उसी के आइडिया पे बेस्ड है, लेकिन ये दिस इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी ऑफ कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। ये क्या बोलता है कि जो सोशल इंटेलिजेंस होती है ये सेट ऑफ स्किल्स है जो यूज़ होती है सोशल इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली प्रोसेस करने के लिए। डेट मीन्स इन ऑर्डर टू बी अ सोशली इंटेलिजेंट पर्सन नाउ यू शुड हैव दोज स्किल्स, और ये स्किल्स यूज़ आनी चाहिए सोशल इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली प्रोसेस करने के लिए। वो प्रोसेस क्या होता है? वो होता है, पहला होता है एनकोड सोशल क्यूज़। एनकोड मतलब आप सोसाइटी ने जो आपको क्यूज़ दिए, संकेत दिए, इन्फॉर्मेशन दी, आप उसको समझने की शक्ति रखते हो। अगर किसी व्यक्ति ने आपको फेशियल एक्सप्रेशंस दिए तो आप समझोगे कि वो सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में ये फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है या इस टोन ऑफ वॉइस का मतलब क्या है। जैसे अफ्रीकन लोग हैं, अफ्रीका में जनरली पीपल आर रिलेटिवली एग्रेसिव, ठीक है, दैट इज़ द जनरल नॉर्म, तो वो ऑफेंसिव नहीं है। अगर ये सेम एग्रेसिवनेस अगर कोई व्यक्ति यूरोप का बंदा वो एग्रेसिवनेस दिखाता है या जापान में वो एग्रेसिवनेस दिखाता है तो वहाँ पे बड़ा उसको गलत नज़रिए से देखा जाएगा, उसको निरादर की नज़रों से देखा जाएगा, ये व्यक्ति किसी का निरादर कर रहा है। दैट मीन्स आपको समझ में आना चाहिए कि ये टोन ऑफ वॉइस या फेशियल एक्सप्रेशन है उस सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका क्या मतलब है। उस मतलब को आप समझोगे डिकोडिंग, आप उसके सही मतलब को समझोगे, डिकोडिंग देयर मीनिंग। थर्ड इज स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग सोशल इन्फॉर्मेशन। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपने समझी, आप उसको स्टोर करोगे और ज़रूरत पढ़ने पर आप उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करोगे। अगर आप सिर्फ स्टोर करते हो तो आप सोशली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हो। अगर आप ज़रूरत पड़ने पे उसको काम नहीं ला सकते तो आप सोशली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हो। आपको अगर इंटेलिजेंट पर्सन बनना है यू नीड टू बी एबल टू रिट्रीव दैट इन्फॉर्मेशन। हम मेमोरी में पढ़ेंगे कैसे एनकोडिंग, कैसे डिकोडिंग, कैसे स्टोरेज और कैसे रिट्रीवल और इन्फॉर्मेशन होता है ब्रेन के अंदर में, लेकिन किसी भी इंटेलिजेंस को शोकेस करने में या इंटेलिजेंट होने के लिए आपको रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ इज यूज़ ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। आपने इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव तो कर लिया,
लेकिन अगर आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अपने बिहेवियर को गाइड करने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूजिंग दैट बिहेवियर टू गाइड योर सोशल बिहेवियर। आप उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपना व्यवहार बदलते हो या एडजस्ट करते हो। दैट वाज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी ऑफ कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। फोर्थ इज स्पेस, सेकेंड इज स्पेस मॉडल बाय कार्ल अल्ब्रेक्ट। स्पेस मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की थियरीज में से। इस पर क्वेश्चन आने की संभावना है। कार्ल अल्ब्रेक्ट ने दिया था। ये 5 डायमेंशंस बताते हैं सोशल इंटेलिजेंस के लिए। दैट मीन्स देयर आर 5 कंपोनेंट्स और 5 एसेंशियल थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल इंटेलिजेंस। पहली है सिचुएशनल अवेयरनेस। दैट मीन्स आप सोसाइटी के अंदर हो रही चीज़ों को, सिचुएशंस को, एनवायरनमेंट को समझते हो। आप अवेयर हो कि हाँ क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। सेकेंड इज प्रेजेंस। आप अवेयर तो हो, लेकिन आप अपने आप को उस सोसाइटी के अंदर कॉन्फिडेंटली और अश्योर्डनेस के साथ में प्रेजेंट करते हो कि यस आई एम दिस एंड आई हैव दीज थॉट्स एंड दीज वैल्यूज। आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट करते हो सोसाइटी के अंदर में। थर्ड इज ऑथेंटिसिटी। मतलब आप एक ऑथेंटिक, एक जेन्युइन व्यक्ति होने चाहिए। आपकी बातों में, आपकी चीज़ों में, आपके कर्मों में सच्चाई होनी चाहिए। अगर आप वो चीज़ नहीं होते हो तो यू वोंट बी कंसिडर्ड एज ऑथेंटिक और सोशली इंटेलिजेंट पर्सन। फोर्थ इज क्लैरिटी। आपके अंदर कितना भी ज्ञान हो वो मैटर नहीं करता अनटिल एंड अनलेस आप उस ज्ञान को लोगों को क्लियरली कम्युनिकेट कर पाओ। अगर कम्युनिकेशन वीक रहेगा तो आपकी बातों का अलग मतलब निकाला जाएगा। अगर आप किसी इंसान को जो आपके मन के विचार है उसको क्लियरली समझा पाते हो और उसके विचारों को क्लियरली समझ पाते हो, देन यू आर एन सोशली इंटेलिजेंट पर्सन। एंड द लास्ट इज एम्पैथी। एम्पैथी, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज एम्पैथी। मतलब आप दूसरों के इमोशंस की कद्र करते हो, उसको समझते हो। स्पेस मॉडल, सिचुएशनल अवेयरनेस, प्रेजेंस, ऑथेंटिसिटी, क्लैरिटी एंड एम्पैथी। ये स्पेस इसका निमोनिक भी है। ये इसका डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। और डायग्राम्स आप 2 मार्कर हो या 5 मार्कर हो, आपको जहाँ भी जगह मिले, आपके पास अगर कंटेंट पूरा हो चुका है और आपके पास फिर भी जगह बचती है तो आप ज़रूर से ज़रूर डायग्राम डाल के आएँ। लेकिन अगर कंटेंट बाकी है तो प्रायोरिटी कंटेंट को दें। अगर कंटेंट होने के बावजूद भी आपके पास कोई जगह बचती है तो आप उसके अंदर डायग्राम ज़रूर बना के आएँ, चाहे छोटा सा भी हो, चाहे फ्लो चार्ट भी हो। ठीक, आप ये डायग्राम्स ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। आरपीएससी या आरएस के अंदर फेवरेट टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। और मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्स, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम होता है और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सोशल इंटेलिजेंस की बात की कि हम सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में या सोसाइटल सिचुएशंस में अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं और सिचुएशंस को अच्छे से समझ पाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस उससे एक स्टेप आगे जाता है कि सोसाइटल इंटेलिजेंस में तो आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ रहे थे। इमोशनल इंटेलिजेंस कहता है कि आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझो और आप खुद के पर्सपेक्टिव को भी समझो। दूसरों के इमोशंस को भी समझो, खुद के इमोशंस को भी समझो। लोगों के इमोशंस को भी मैनेज करो और खुद के इमोशंस को भी मैनेज करो। इस पे कई बार 2 मार्कर क्वेश्चन आ चुका है इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन के ऊपर। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन पार्ट से। पहली जनरल डेफिनेशन है, इट इज अ सेट ऑफ स्किल्स इनेबलिंग अस टू एक्यूरेटली अप्रेज, एक्सप्रेस एंड रेगुलेट आवर इमोशंस। ये कह रहा है कि ये आपकी सेट ऑफ स्किल्स है, ये आपके पास कुछ स्किल्स है जिसके थ्रू आप इमोशंस को, जो अपने खुद के इमोशंस हैं, उसको एक्यूरेटली अप्रेज कर पाते हो, समझ पाते हो, एक्सप्रेस कर पाते हो, लोगों को समझा पाते हो और ज़रूरत पड़ने पे मैनेज कर पाते हो। अप्रेज, एक्सप्रेस एंड रेगुलेट योर ओन इमोशंस, ये जनरल डेफिनेशंस हैं। लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के इंटरनल फीलिंग साइड की बात करिए कि उसके इमोशंस क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, उस पर्सपेक्टिव को दर्शा रही है। ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव समझने के लिए देखनी है। मेन डेफिनेशन है सेल्वॉय एंड मेयर की। सेल्वॉय एंड मेयर 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इस इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। ये डिफाइन करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को एज द एबिलिटी टू मॉनिटर्स वंस ओन इमोशन,
and others' emotion, to discriminate among them and to use the information to guide one's thinking and action. ये दो चीज़ों की बात करते हैं सेल्वा एंड मेयर कि पहली चीज़ कि आपके पास एबिलिटी है कि आप अपने इमोशंस को समझ पाओ प्लस दूसरों के इमोशंस को समझ पाओ. तो ये यूनी पर्सपेक्टिव नहीं है, ये बाई पर्सपेक्टिव या मल्टी पर्सपेक्टिव है कि आपके पास खुद के इमोशन को समझने की शक्ति है और दूसरे के इमोशंस को भी समझने की शक्ति है. साथ में आप इन दोनों में फ़र्क करने की क्षमता रखते हो. आप दूसरे के इमोशंस को खुद के साथ नहीं जोड़ लेते या खुद के इमोशंस को दूसरे के साथ नहीं जोड़ पाते. आप समझते हो कि मैं ये सोचता हूँ और सामने वाला ये सोचता है. आपके पास पावर है कि इन दोनों इमोशंस को अलग कर पाओ और फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, इससे जो एनालिसिस आपका निकलता है, आप उसको यूज़ कर पाओ अपनी सोच बदलने के लिए और अपने एक्शंस को बदलने के लिए. That means you use the information about yourself and the other person to guide your behavior and action. सेकेंड, जो व्यक्ति सबसे इम्पॉर्टेंट है इस इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर, इस इमोशनल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट के अंदर, वो है डैनियल गोलमैन. सेल्वा और मेयर ने ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस तो किया, लेकिन इसको पॉपुलर करने वाले व्यक्ति थे डैनियल गोलमैन. इन्होंने अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया इन द जनरल पब्लिक. इनकी डेफिनेशन है द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इफेक्टिवली यूज one's own emotions and the emotions of others. Same definition है based on the philosophy of Selva and Meyer कि आपके पास एबिलिटी है कि खुद के इमोशंस को समझने की, रिकॉग्नाइज करने की, मैनेज करने की और यूज़ करने की, खुद के इमोशंस और दूसरे के इमोशंस को. ठीक है, सेम डेफिनेशन है, आप सेल्वा और मेयर की भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा थोड़ी डिटेल लगती है. और अगर आपको इजी याद करनी है तो आप डैनियल गोलमैन की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं. अब जैसे हमने IQ का कॉन्सेप्ट देखा था, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखा था, IQ टेस्ट यूज़ होता है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, वैसे ही EQ या EQ टेस्ट यूज़ होता है इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कि उस व्यक्ति के अंदर किस लेवल तक इमोशनल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है. इमोशनल इंटेलिजेंस का फॉर्मूला जो गोलमैन ने दिया था, इट इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी अपॉन मेंटल एज इंटू 100. IQ का फॉर्मूला क्या है वो आपको कमेंट में बताना है. मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, अभी भी आपको IQ के फॉर्मूले को लिखना है. ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं कि आपको 2 मार्कर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है क्या, राइट द फॉर्मूला ऑफ IQ और राइट द फॉर्मूला ऑफ EQ. EQ इज इमोशनल स्टेबिलिटी अपॉन मेंटल एज इंटू 100. इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब है कि पहली चीज़ मेंटल एज. मेंटल एज मीन्स कि उस व्यक्ति की मानसिक उम्र कितनी है. हमने IQ वाले कॉन्सेप्ट में देखा था क्रोनोलॉजिकल एज. क्रोनोलॉजिकल एज होती है आपकी बायोलॉजिकल एज कि आप 21 साल के हो, 22 के हो, 23 के हो, पैदा होने के बाद आपके कितने साल गुजर गए, वो आपकी हो गई क्रोनोलॉजिकल एज. मेंटल एज ये हो गई कि अगर मान लो आप व्यक्ति तो 20 साल के हो लेकिन आपका दिमाग चलता है 10 साल के व्यक्ति जैसा, तो आपकी मेंटल एज होगी 10. या आप 20 साल के और आपका दिमाग चलता है 40 साल के व्यक्ति जैसा, तो आपकी मेंटल एज होगी 40. उसी तरीके से इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की मेंटल एज 20 है या 40 है या 10 है, तो क्या उस व्यक्ति के पास उस एज के अकॉर्डिंगली इमोशनल स्टेबिलिटी है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है. अगर व्यक्ति की इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, डेट मीन्स ही इज़ मोर इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, और उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी कम है तो ही इज़ लेस इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन. ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी अपॉन मेंटल एज इंटू 100. गोलमैन ने कंपोनेंट्स दिए थे 5 इमोशनल इंटेलिजेंस के. कंपोनेंट का मतलब कि 5 चीज़ें ज़रूरी होती है किसी इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन के लिए. उसका कीवर्ड है MESS, MESS. M इज़ फॉर मोटिवेशन, E इज़ फॉर एम्पैथी, S इज़ फॉर सोशल स्किल्स, सेकेंड S इज़ फॉर सेल्फ अवेयरनेस एंड थर्ड इज़ फॉर सेल्फ रेगुलेशन. MESS कीवर्ड है, आपसे डायरेक्ट कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं. या 5 नंबर में डैनियल गोलमैन ने कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है तो वो पूछते हैं, तो आपको डेफिनेशन के साथ में ये कंपोनेंट्स भी लिख के आना है. कंपोनेंट पहला है सेल्फ अवेयरनेस. दैट मीन्स कि उस व्यक्ति में क्षमता हो कि अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये मेरे इमोशंस है और उन इमोशंस को समझ पाए. सेकेंड इज सेल्फ रेगुलेशन. जो इमोशंस उसके खुद के हैं उसको मैनेज और कंट्रोल कर पाए. वो
चीज़ों को हार्शली ना चीज़ें ले या एब्स्ट्रैक्टली ना चीज़ें देखें, उस चीज़ों को एकदम समझ के प्रॉपरली मैनेज करके उन चीज़ों को देखें और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ। थर्ड इज़ मोटिवेशन। वो व्यक्ति गोल्स को अचीव करने के लिए या एक्सीलेंस को परस्यू करने के लिए मोटिवेटेड हो, इंस्पायर्ड हो। ऐसा नहीं है कि उसके पास खुद के इमोशंस को समझता है और उसको मैनेज करना भी जानता है, लेकिन उस इमोशंस को यूज़ करना नहीं जानता है। मोटिवेशन इज़ द एबिलिटी दैट विल मेक यू यूज़ योर इमोशंस इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ प्रॉपर चैनल। फोर्थ इज एम्पैथी। एम्पैथी इज रेलेवेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, नो मैटर वॉट। अगर आप एम्पैथेटिक नहीं हो, आप दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते हैं कि वो दूसरा व्यक्ति कैसे सोचता है, क्यों सोच रहा है, उसने बिहेव किया तो क्यों किया, तो आप इंटेलिजेंट पर्सन नहीं कहलाओगे। एम्पैथी इज द कोर क्वालिटी ऑफ ऑल द इंटेलिजेंसेस। एंड फिफ्थ इज सोशल स्किल्स। सोशल स्किल इज इक्वल टू सोशल इंटेलिजेंस। जो भी हमने चीज़ें पढ़ी कि वो व्यक्ति लोगों के साथ में अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकता है, कोलैबोरेशंस कर सकता है लोगों के साथ में, और समय आने पे लीडरशिप और इन्फ्लुएंस को भी शो कर सकता है। 5 कंपोनेंट्स: मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशंस। अब इस सारी जो चीज़ें किसी व्यक्ति में अगर एग्जिस्ट करती है, सारे कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कहा जाता है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? वो होंगे, दे विल बी एबल टू परसीव एंड बी सेंसिटिव टू देयर ओन इमोशंस एंड फीलिंग्स। वो खुद के इमोशन के प्रति सेंसिटिव होंगे, भावुक होंगे और उनके इमोशंस को समझेंगे। सिमिलरली वो दूसरों के इमोशंस के प्रति भी भावुक होंगे और उनके इमोशंस को समझेंगे। वो अपने चीज़ों को, अपने इमोशंस को यूज़ कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और जो लोगों पे इन्फ्लुएंस करने के लिए या इम्पैक्ट समझ पाएंगे कि उनके इमोशंस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, और ज़रूरत आने पे उस इमोशंस को यूज़ करके लोगों पे इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली बात, वो अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब आता है सेम इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर भी कुछ थ्योरीज हैं। सबसे पहले आता है मेयर और सलवॉय का 4 ब्रांच मॉडल। 4 ब्रांच, ये ट्री की ब्रांचेस की तरह देखते हैं इन 4 ब्रांचेस को। सेल्वॉय एंड मेयर का पूरा नाम था पीटर सेल्वॉय एंड जॉन मेयर। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने इस इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ये बोलते हैं कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो इन 4 ब्रांचेस को मिल के बनती है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस का पेड़ है वो 4 ब्रांचेस को मिल के बनेगा। एक ब्रांच अगर नहीं होगी तो सारी ब्रांचेस एग्जिस्ट नहीं करेगी, इमोशनल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी। 4 ब्रांचेस कौन सी है? पहला है परसीविंग इमोशंस। परसीविंग इमोशंस, आप खुद के और दूसरों के इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर पाओ कि ये मेरे इमोशंस है और ये किसी और के इमोशंस है। सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, आप खुद के और दूसरों के इमोशंस को समझ पाओ कि वो इमोशंस क्यों हैं और क्यों एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड इज यूजिंग इमोशंस, आप उन इमोशंस को यूज़ कर पाओ समय आने पे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, नई सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए। और फोर्थ इज मैनेजिंग इमोशंस, अगर उस इमोशंस में कोई भी त्रुटियां हैं, कोई भी कमियां हैं, कोई भी गलतियां हैं, आप उनको मैनेज कर पाओ इफेक्टिवली, चाहे खुद के इमोशंस हो या चाहे किसी और के इमोशंस हो। डेट मीन्स, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो आप समझ पाओ उसके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू कि हाँ ये व्यक्ति दुखी है। सेकेंड चीज़, आप उसके इमोशंस और खुद के इमोशंस को यूज़ कर पाओ कि उस व्यक्ति को खुश करने के लिए, सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए और चीज़ों को बदलने के लिए। यू कैन मेक दिस डायग्राम्स। आपने सिंपल डंडी बनाई, ऊपर 4 ब्रांचेस निकाल दी। दिस इज परसीविंग इमोशंस, यूजिंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस एंड मैनेजिंग इमोशंस। दीज आर द 4 ब्रांच मॉडल ऑफ मेयर एंड सेल्वॉय। सिमिलरली गोलमैन ने भी एक मॉडल दिया जिसको बोलते हैं मिक्स्ड मॉडल। वो बोलते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है 2 कॉम्पिटेंसेस से या 2 क्वालिटीज से मिलके बनती है। ये जो कॉन्सेप्ट पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट था, गोलमैन ने अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन द IQ। अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर बुक का नाम लिख के आते हैं उस व्यक्ति का, तो आपको पाव आधा नंबर मिलने की ज़्यादा संभावना है। अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है,
कंपेयर टू यू, क्या आपने डेफिनेशन भी लिखी और आपने बुक का भी नाम लिखा कि साहब इस बुक में ये डेफिनेशन मेंशन थी और इस ऑथर ने दी थी, तो आपकी वैलिडिटी बढ़ जाती है, आपके डेफिनेशन की वैलिडिटी बढ़ जाती है, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। जैसे जैसे आरपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है, तो आज की तारीख में नॉलेज सबके पास एक्सेसिबल है, लेकिन वो व्यक्ति उस नॉलेज का, उस इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज़ करता है इफेक्टिवली टू गेन द मार्क्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि वो इंसान कौन सी रैंक लाता है और कितना आगे निकलता है। तो गोलमैन के जो मिक्स्ड मॉडल है उसमें वो 2 कॉम्पिटेंसेस प्रपोज करता है कि एक इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर 2 कॉम्पिटेंसेस होती हैं। पहला होता है पर्सनल कॉम्पिटेंस और सेकंड इज सोशल कॉम्पिटेंस। पर्सनल कॉम्पिटेंस का मतलब है कि वो खुद को लेके अवेयर है, ही इज सेल्फ अवेयर, इज अवेयर अबाउट हिज ओन इमोशंस एंड ही हैव द कैपेबिलिटी टू मैनेज हिज ओन इमोशंस। उसके पास सेल्फ अवेयरनेस है और सेल्फ मैनेजमेंट है, डेट इज पर्सनल कॉम्पिटेंस। सेकंड इज सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस के मतलब है कि उसके पास सोशल अवेयरनेस है, लोगों के इमोशंस को समझता है और मैनेजमेंट करना जानता है, सोशल मैनेजमेंट या रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना जानता है। वो लोगों के इमोशंस को मैनेज कर सकता है या रिश्तों को मैनेज कर सकता है। ये 2 कॉम्पिटेंसेस है, पर्सनल एंड सोशल कॉम्पिटेंसेस। ये है गोलमैन का मिक्स्ड मॉडल। थर्ड थियरी आती है इसके अंदर, ट्रेट EI थियरी। जो सेल्वॉय और मेयर की हमने जो बात की, सेल्वॉय और मेयर बोलते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो काइंड ऑफ एबिलिटीज़ है, डेट इज सेल्वॉय और मेयर को बोलते हैं एबिलिटी मॉडल। वो बोलते हैं कि ये कुछ एबिलिटीज़ हैं, इन एबिलिटीज़ को अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर डेवलप कर दिया जाए तो बंदा इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बन जाएगा। वही 4 ब्रांच मॉडल जो था, ये परसिविंग, इमोशन, ये चारों एबिलिटीज़ किसी के अंदर आ गई तो वो बंदा इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बन जाएगा। लेकिन ट्रेट EI थियरी बोलती है कि साहब ऐसा नहीं है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस सेट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। आप पर्सनैलिटी ट्रेट को ऐसे समझो कि वो उसके नेचर का हिस्सा है, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। आप ऐसा नहीं कि किसी को सिखा सकते हो, उसकी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में बहुत सारे फैक्टर्स एग्जिस्ट करने चाहिए जो कंबाइंड मिला के एक व्यक्ति को इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बनाएंगे। आप इसको ये समझो कि जो एबिलिटी मॉडल है वो बोलता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई जा सकती है और ट्रेट EI थियरी बोलती है कि साहब सिखाई नहीं जा सकती, उस व्यक्ति के पर्सनैलिटी में एग्जिस्ट होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ में बिहेव करेगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर पर्सनैलिटी में एम्पैथी नहीं है तो आप उसको इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बना सकते। किसी व्यक्ति के अंदर पर्सनैलिटी में इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप उसको इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं बना सकते। तो ये जो थियरी दी थी वो दी थी कॉन्स्टेंटिनोस P. पेट्राइट्स और उसके कलीग्स ने। दे से द इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको कंसेप्शुलाइज करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को एज अ सेट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स rather than a set of cognitive abilities. It posits that individual possesses certain emotional traits that influence how they perceive, understand and manage emotions. मतलब उनकी पर्सनैलिटी के अंदर, इमोशंस के अंदर ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे वो चीज़ों को समझेंगे और बिहेव करेंगे। इस इमोशनल इंटेलिजेंस, इस थ्योरी के अंदर उसको मेजर किया जाता है, एक टूल है उसको बोलते हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर ऑफ ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो जो एबिलिटी मॉडल्स होती है वो बोलती है कि आपके पास स्पेसिफिक स्किल्स हैं तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे हो गए, आपको सिखा देंगे तो भी हो जाएगा। अगर आपने किसी भी चीज़ों को पैरामीटर में डाल दिया है कि साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपको चीज़ें होनी चाहिए, तो अगर किसी के पास ये सारी चीज़ें होती है तो आप इजीली आप उसको जज भी कर सकते हो। तो कोई थर्ड पार्टी भी आके उसको जज करता है कि साहब इसके पास 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं कि नहीं है। तो उस एबिलिटी मॉडल्स के अंदर कोई भी एक्सटर्नल व्यक्ति आपके इंटेलिजेंस को जज कर सकता है बेस्ड ऑन द पैरामीटर डिसाइडेड। लेकिन जो ये ट्रेट EI थियरी के बेसिस पे आप इंटेलिजेंस को जज करते हो तो वो बोलता है कि नहीं, ये उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है और आप किसी की भी पर्सनैलिटी को इतना इजीली जज नहीं कर सकते। उसका सबसे सही जज, सबसे सही उसका विश्लेषण करने वाला व्यक्ति वो खुद ही है। तो इसके अंदर सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं। सेल्फ रिपोर्ट का मतलब है व्यक्ति खुद के बारे में खुद वर्णन करता है, खुद के बारे में खुद बताता है कि उसके पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं और किस किस जगहों पे वो इमोशनली इंटेलिजेंट बिहेव करता है। ये जनरली असेस करती है, जो भी सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स वाले सिस्टम्स होते हैं वो असेस करते हैं इंडिविजुअल का परसेप्शन कि वो अपनी एबिलिटीज़ को किस तरीके से देखते हैं, अपनी
शक्तियों को या कॉम्पिटेंसीज को किस तरीके से देखते हैं। अनलाइक द एबिलिटी बेस्ड मॉडल्स में वो स्किल्स को देखी जाती है और वो स्किल्स थर्ड पार्टी जज करती है। इसके अंदर वो खुद इंसान जज करता है कि वो कैसे सोचता है, उसकी कॉम्पिटेंसी सही है कि नहीं है, क्या वो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है या क्या नहीं है, वो खुद ही अपनी चीज़ों को जज करता है। लास्ट पार्ट बढ़ता है, वो है ट्रेट EI थियरी का क्वेश्चनियर। जो हमने बात की कि ट्रेट EI थियरी के अंदर में वो व्यक्ति खुद चीज़ों को जज कर रहा होता है। अगर वो जज कर रहा है तो उसके लिए कुछ क्वेश्चनियर्स होता है कि यार किस बेसिस पे जज करेगा। अगर उस व्यक्ति को कुछ थोड़े से पैरामीटर्स दे दे, साहब इन चीज़ों में आप देख लो कि आप कैसे हो, तो ये जो इस क्वेश्चनियर है इसका नाम है ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चनियर। 4 मेन फैक्टर्स इसके अंदर दिए गए हैं ट्रेट EI के, मतलब 4 मेन फैक्टर्स को जज किया जाता है। पहला है वेलबींग। वेलबींग का मतलब है कि वो व्यक्ति खुद को लेके कितना सेटिस्फाइड है, क्या वो हैप्पी है, उसके अंदर हैप्पीनेस है, क्या उसके अंदर एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्या वो ऑप्टिमिस्टिक है चीज़ों को लेके या खुद को लेके, मतलब उसकी वेलबींग कैसी है वो खुद के बेसिस पे जज करेगा। सेकंड इज सेल्फ कंट्रोल कैसा है, क्या वो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पा रहा है, क्या वो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल कर पा रहा है, स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहा है। डेट मीन्स उसको क्या लगता है कि उसका सेल्फ कंट्रोल कैसा है। थर्ड इज इमोशनैलिटी, मतलब वो अपने इमोशंस को लेके कितना सजग है, कितना अवेयर है कि उसके इमोशंस कैसे हैं और क्या काम करते हैं। एंड फोर्थ इज सोशल एबिलिटी, क्या वो व्यक्ति लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है, क्या उसके पास रिलेशनशिप मैनेज करने की कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें, 4 चीज़ें जो वेलबींग, सेल्फ कंट्रोल, इमोशनैलिटी एंड सोशल एबिलिटी इस क्वेश्चनियर के अंडर में होती है और ये वो व्यक्ति खुद अपने मेजर, सेल्फ रिपोर्ट मेजर के थ्रू जज करता है। यहाँ पे हमारा इंटेलिजेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है कल्चरल इंटेलिजेंस। हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की जिसके अंदर हम देख रहे थे कि वो व्यक्ति खुद के इमोशंस को समझ पाता है और दूसरे के इमोशंस को भी समझ पाता है। लेकिन इस इंटेलिजेंस के अंदर हम देखते हैं कि वो इंसान के कल्चर को कैसे समझ पाता है, किसी और व्यक्ति के कल्चर को किस तरीके से समझ पाता है। इस इंटेलिजेंस का जन्म होता है फॉर द रीज़न दैट जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आता है और लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी अलग अलग कंट्रीज़ में एग्जिस्ट होना स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ का जो कल्चर होता है वो वहाँ पे एक कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि अगर इंडिया के अंदर कोई MNC काम कर रही है तो वहाँ पे कोई इंडियन कल्चर काम कर रहा है, वहाँ पे मल्टीपल कल्चर्स काम कर रहे होते हैं। वहाँ के जो भी लोग हैं वो सब मिलके कल्चर बनाते हैं और उन सब लोगों का अलग अलग कल्चर होता है। इस एक MNC के अंदर में कोई अफ्रीकन भी काम कर रहा होगा, कोई यूरोपियन भी काम कर रहा होगा, कोई अमेरिकन भी काम कर रहा होगा, कोई एशियन भी काम कर रहा होगा। तो ये सारे लोगों का कल्चर अलग है। उन लोगों के साथ साथ में अगर कोई व्यक्ति इंडिया में भी अगर मान लो अलग अलग स्टेट के व्यक्ति काम करें तो उनका भी कल्चर अलग है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कल्चरली इंटेलिजेंट नहीं है तो उस व्यक्ति का मुश्किल है ऐसी MNCs में या ऐसे मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कल्चरल इंटेलिजेंस। कल्चरल इंटेलिजेंस रेफर्स टू इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली इन कल्चरली डाइवर्स सेटिंग। सीधी सी बात, हमने बोला कि अगर मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है तो ऐसा व्यक्ति उन एनवायरनमेंट में इफेक्टिवली फंक्शन कर पाएगा। स्टर्नबर्ग इसकी डेफिनेशन देते हैं, ये डेफिनेशन आप याद रख लें क्योंकि ऑथर ने दे रखी है। इट इज़ द कैपेबिलिटी टू रिलेट एंड वर्क इफेक्टिवली इन ए कल्चरली डाइवर्सिफाइड सिचुएशंस। बात वही है, बस हल्की सी डेफिनेशन अलग है। टू रिलेट एंड वर्क इफेक्टिवली इन अ कल्चरली डाइवर्सिफाइड सिचुएशन। ये डेफिनेशन जो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कल्चरल इंटेलिजेंस का, इसको इंट्रोड्यूस किया था P. क्रिस्टोफर अर्ली एंड प्रोफेसर सू नांग इन 2003। ये 2003 वही टाइम है जब MNCs एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही थी सारी कंट्रीज़ के अंदर में, और इट बिकेम इम्पॉर्टेंट टू टीच द वर्कर्स देयर टू बी कल्चरली इंटेलिजेंट। उनको इंटेलिजेंस सिखाई जाए कि आप दूसरों के कल्चर्स को रिस्पेक्ट करो, उसको समझो और ये चीज़ समझो कि आपका कल्चर उनका कल्चर अलग है और उनके अंदर कुछ भिन्नताएं हैं और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है, और ये सारे इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर पाओ ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए और खुद की बिहेवियर को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए।
कल्चरल इंटेलिजेंस का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के डिफरेंसेस को समझो कि हाँ साहब मेरा कल्चर अलग है, ए का कल्चर अलग है और बी का कल्चर अलग है, ए इज़ एन यूरोपियन, बी इज़ एन अफ्रीकन एंड सी इज़ एन एशियन। नहीं, आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर पाओ, इस सारी डाइवर्सिटी को यूज़ कर पाओ अपने वर्क को प्रोग्रेस करने के लिए, अपने काम को प्रोग्रेस करने के लिए और खुद को प्रोग्रेस करने के लिए। ये जो कल्चरल इंटेलिजेंस की एबिलिटीज़ होती है ना, अगर कोई व्यक्ति कल्चरली इंटेलिजेंट है, वो जानता है सारी मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट को समझता है, तो उसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में डाल दो। अगर कोई व्यक्ति इंडिया के एमएनसी में काम कर सकता है तो उसको यूरोप के एमएनसी में भी वो इजीली काम कर लेगा, किसी अमेरिकन एमएनसी में भी इजीली काम कर लेगा। तो ऐसा व्यक्ति अनफेमिलियर कॉन्टेक्स्ट को भी समझ पाता है और खुद को ईजिली ढाल देता है इस मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में। वर्क प्लेस में तो ऑब्वियसली उस व्यक्ति को हेल्प होगी कि वो ऐसे इन्वायरमेंट्स में और ऐसे लोगों के साथ भी ईजिली इंटरेक्ट कर पाए। ऐसा इन्वायरमेंट जनरली हमको मिलता है एमएनसीज के अंदर में, और अगर कोई ट्रैवलर है तो उसको मिलेगा हॉस्टल्स के अंदर में, जहाँ पे मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट वर्क करता है। अब जैसे हमने ईआई के इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स देखे थे, वैसे ही कंपोनेंट्स हैं कल्चरल इंटेलिजेंस के। मतलब दीज आर द मेन फैक्टर्स विच मेक अ पर्सन कल्चरली इंटेलिजेंट। पहला है कल्चरल नॉलेज। पहले तो आपके पास नॉलेज हो कि वो कल्चर है क्या। वो कल्चर किन किन वैल्यूज़ के बेसिस पे बनता है, उसके बिलीफ क्या है, उनमें प्रैक्टिसेस क्या होती है। आप खुद के कल्चर को भी समझो, आप दूसरे के कल्चर को भी समझो। सेकेंड इज़ कल्चरल अवेयरनेस। ये वही कल्चरल नॉलेज का एक्सटेंशन है। आप अवेयर हो कि उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या है, क्या मेरे और मेरे कलीग के कल्चर में सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उस कलीग को अच्छा लगेगा, क्या मुझे अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर कोई भी अरेबिक कल्चर से आता है तो उनके लिए, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो उसके लिए वाइन या अल्कोहल इज़ सिन। सिमिलरली अगर कोई इंडियन हिंदू है तो उसके लिए बीफ इज़ सिन। तो आप अपनी बिजनेस सेटिंग में कभी भी ऐसी चीज़ों को यूज़ ना करो जो किसी और के व्यक्ति की इमोशंस को या उसके कल्चर को हर्ट करे। ये आपको सिखाती है कल्चरल अवेयरनेस। थर्ड इज़ कल्चरल एडेप्टेबिलिटी। डेट मीन्स कि आप नए कल्चर में जब भी जाते हो तो आप अपने आप को अडेप्ट कर पाओ। आप ऐसे नहीं कि रिजिड होके चलो कि जो मेरा कल्चर है वही सही है। आप दूसरों के कल्चर्स को भी एम्ब्रेस करो, और अगर आपको नए इन्वायरमेंट में आप एंटर करते हो तो उस इन्वायरमेंट को ईजिली समझ पाओ। अज्यूम कि आप एक इंडियन हो और आप एक जापानीज़ कंपनी में वर्क करते हो। आप यूरोपियन हो, अंडरस्टैंड, यूरोपियन इज़ बेटर। आप जापानीज़ कल्चर में एंटर करते हो और जापान की किसी कंपनी में काम करते हो। यूरोप का वर्क कल्चर कैसा है कि वो थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ है। इट इज़ डिफाइंड वर्क आवर्स, डिफाइंड सेटिंग्स, आप रिलैक्स होके चीज़ें काम करते हो, वर्क करते हो। लेकिन जापान के अंदर का जो वर्क कल्चर है दैट इज़ रिलेटिवली एग्रेसिव वर्क कल्चर। वहाँ पे लोग काम को बड़ा सीरियसली लेते हैं और काम के प्रति बड़ा अट्रैक्टेड रहते हैं और अटैच्ड रहते हैं। तो लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा आवर्स भी करते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं और चीज़ों को बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो अगर मान लो आप यूरोपियन हो और आप जापानीज़ कंट्री में एंटर करते हो तो आप अगर अपने कल्चर को वहाँ फॉलो करते हो तो यू वोंट बी एक्सेप्टेड ईजिली बाय द जापानीज सोसाइटी और जापानीज कलीग्स। लेकिन आप जापान के वर्क कल्चर के एम्ब्रेस करते हो और उसके हिसाब से काम करते हो तो यू विल बी एक्सेप्टेड एंड एम्ब्रेस्ड बाय योर कंपनी एंड कलीग्स। फोर्थ इज सेंसिटिविटी। भाई आप लोगों के कल्चरल डिफरेंसेस को समझते हो, कोई भी स्टेरियोटाइपिंग नहीं करते हो और कोई भी जजमेंट पास नहीं करते हो। आप उनके प्रैक्टिसेस को जज नहीं करते हो, आप रिस्पेक्ट करते हो कि हाँ उनकी प्रैक्टिसेस हैं, मुझसे अलग हो सकती है लेकिन वो उनके लिए सही है, उनके लिए अच्छी है। आप किसी भी तरह का जजमेंट पास नहीं करते हो। एंड द लास्ट इज कल्चरल कम्युनिकेशन। आप अपनी बात दूसरे व्यक्ति को समझा पाते हो, अपने विचार, अपने आइडियाज़ दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर पाते हो बिना किसी भी तरीके के किसी का दिल दुखाए या बिना किसी के कल्चर को हर्ट किए हुए, चाहे वर्बली हो नॉन वर्बली हो। एग्जाम्पल लेते हैं कि यूरोपियन कल्चर के अंदर फिजिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है। लोगों को ग्रीट करते वक्त जनरली पीपल हग और
प्लेस अ स्मॉल किस ऑन द चिन, दैट इज नॉर्मल इन द यूरोपियन कल्चर। लेकिन यही इंडियन कल्चर के अंदर दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप इंडिया में अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो जनरली नमस्ते कह के या पैर छू के एक दूसरे को ग्रीट करता है, अगर वो एडल्ट है तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, यूरोपियन व्यक्ति, इंडिया में आके किसी व्यक्ति के साथ में ऐसे ट्रीट करता है तो वो अनएक्सेप्टेबल माना जाएगा इंडियन सोसाइटी के हिसाब से। तो बेस्ट सिचुएशन क्या रहेगी कि आप वहाँ के तौर तरीक़ों के हिसाब से, वहाँ के लोगों के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए कम्युनिकेट करें। ठीक है, तो 5 कंपोनेंट्स क्या है? कल्चरल नॉलेज, अवेयरनेस, एडेप्टेबिलिटी, सेंसिटिविटी एंड कम्युनिकेशन। दीज आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ कल्चरल इंटेलिजेंस। इस चीज़ के साथ में हमारा पूरा इंटेलिजेंस का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। 3 पार्ट्स में इस टॉपिक को डिवाइड किया था। फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरीज एंड साइकोमेट्रिक थियरीज, एंड थर्ड इज आप टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, कल्चरल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंटेलिजेंसेस। आप इन तीनों के नोट्स बना सकते हैं, और आपको अगर नोट्स नहीं चाहिए तो आप हम नोट्स परचेज भी कर सकते हैं, रेडीमेड नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट ड्रॉप कर दें या टेलीग्राम चैनल में कमेंट ड्रॉप कर दें, आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स को परचेज करने का।